हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ आवर ले जर्नी और इसमें हम रोहतांग टॉप से लेकर ले तक का सफ़र करेंगे और साथ ही ले भी घूमेंगे। ये पूरी जर्नी 1080p पर रिकॉर्ड की गई है, इसलिए इसका पूरा आनंद लेने के लिए इसे फुल एचडी में ही देखें। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने ले जाने के लिए क्या क्या तैयारी करना है उसके बारे में बताया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा देखें और इसमें नीचे दिए जा रहे सबटाइटल्स को भी ध्यान से पढ़ें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा हर एक नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। खराब रास्ता शुरू हो चुका है। रोहतांग टॉप तक सड़क की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन रोहतांग से खोखसर की तरफ बढ़ते हुए सड़क की स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। अभी हम रोहतांग से नीचे की ओर उतर रहे हैं, जहां भी हम लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई से उतरकर खोखसर की तरफ जा रहे हैं। मनाली में हरियाली काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से रोहतांग टॉप पर भी आपको ऑक्सीजन लेवल कम होने का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन अब हम लेह की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे रास्ते में हरियाली कम होती जाएगी और लेह में तो हरियाली का नामो निशान नहीं मिलेगा, केवल ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चारों तरफ वहाँ मिलती है। और यहाँ पर आपको ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क दिख रहा है, ये रोहतांग टनल का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। इसका एक्सकेवेशन का काम पूरा हो चुका है और जल्दी ही ये खुलने वाली है। इस टनल की लंबाई 8.8 किलोमीटर है और पूरी होने के बाद ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल बन जाएगी। ये टनल बनने के बाद मनाली से केलोंग के बीच की जो दूरी है वो करीब 60 किलोमीटर कम हो जाएगी, क्योंकि ना तो आपको रोहतांग टॉप तक चढ़ना पड़ेगा और ना वहाँ से पहाड़ी रास्तों से होकर उतरना होगा। और ये हमारी लेह जर्नी के कम से कम 5 घंटे भी बचाएगी, क्योंकि इस रास्ते पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा, जो कि रोहतांग टॉप तक जाने के लिए हमें फेस करना पड़ता है। अभी 1:30 बज चुके हैं। हम मनाली से सुबह 6:30 बजे निकले थे और अभी 1:30 बजे तक हम केवल 80 किलोमीटर तक का सफर तय कर पाए हैं। ये खोखसर है। ये खोखसर से आगे निकलने पर एक जगह हम रुके हुए हैं, जो कि सिस्सू और जिस्पा के बीच में पड़ती है। यहाँ गहरी खाई है किनारे और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ हैं। लगभग ऐसा ही नज़ारा आपको पूरे रास्ते देखने मिलने वाला है। पहाड़ों की चोटियों पर आप बर्फ़ जमी हुई देख सकते हैं और इस तरह के कई नाले आपको पार करने होंगे, जो कि ले जाने का असली मज़ा है, रियल एडवेंचर। रास्ते में सड़क की रिपेयरिंग का काम बीआरओ द्वारा चलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ जो चट्टानें हैं उनके टुकड़े सड़क पर जब चाहे तब गिर जाते हैं और सड़क खराब हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है।
अभी हम जिस्पा से करीब 16 किलोमीटर दूर हैं और हमारा प्लान जिस्पा जाकर रुकने का है। और ये रोलिंग स्टोन नाम का एक होटल है जहाँ पर हम रुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर हमने अपना प्लान चेंज कर दिया है और जिस्पा ना रुककर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। समय हो रहा है शाम के 4 बजे का और ये फ़ैसला हमारे लिए बहुत गलत साबित होने वाला है। क्यों, वो आप आगे देखेंगे। यहाँ कुछ हरियाली नज़र आ रही है। और यहाँ पर इस नाले पर वीडियो बनाने के चक्कर में हमारे एक मित्र ने काफ़ी बड़ी गलती कर दी। वीडियो शूट करने के चक्कर में वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में से होकर उस तरफ चला गया और पैर गीले होने की वजह से अच्छी खासी ठंड लग गई। और अब अभिषेक क्या कह रहा है वो उसी के मुँह से सुनिए। ज्ञान पैदा हो गया था भाई साहब, ज्ञान पैदा हो गया मैं तो। और ये हमने वापस चढ़ाई शुरू कर दी है। अब हम पहुंचने वाले हैं बारलाचा पास। इस नज़ारे को देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है, दिल दिया गल्ला। इस गाने की शूटिंग भी ऐसे ही किसी बर्फीले इलाके में कश्मीर में हुई। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके, अख नाले अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला। बर्फ के पहाड़ के बीच में से निकलते हुए हम लोग बारलाचा पास पहुंचने वाले हैं, जिसकी हाइट 4850 मीटर या 15900 फीट है। इस तरह के हाई माउंटेन पास पर आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो उससे आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आपको कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। और ये फ्रोज़न लेक देख रहे हैं आप, इसका पानी पूरी तरह जमा हुआ है। और ये हम पहुंच गए हैं बारलाचा पास। यहाँ आकर हमने कुछ शानदार फोटोज़ क्लिक की। और ये बर्फ़ के पहाड़ के बीच में से निकलती हुई हमारी स्कॉर्पियो बुलेट राइडर्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। गाड़ी रोक लो, आने पानी। बारलाचा पास पर ज़्यादा देर रुकने की वजह से मेरी तबीयत तो बिगड़ने लगी है और आशुतोष की हालत भी ठीक नहीं है। इस रोड पर चलते समय थोड़ा ध्यान रखें, 1 वे रोड है और सामने से आती हुई गाड़ी आपको दिखती नहीं है, इसलिए स्पीड लिमिट बना कर रखें।
और ये पिघलती हुई बर्फ के बीच में से निकल रहे हैं हम। अब ये ढलान शुरू हो गई है। बारलाचा पास से हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं पागल नाले तक। इस नाले की खासियत ये है कि सुबह सुबह इस नाले को पार करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि बर्फ़ जम जाने की वजह से यहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी कम रहता है। लेकिन दिन बढ़ते बढ़ते इसका बहाव तेज होता जाता है। और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पे समय हो रहा है 6:16 शाम का, इसलिए यहाँ पे पानी पूरे बहाव से गुजर रहा है। यहाँ पर जो बाइकर्स जा रहे थे उनने भी एक गलती कर दी। पानी के बीच में से बाइक निकालने के चक्कर में उन्होंने अपने कपड़े और पैर गीले कर लिए, जिस वजह से कुछ लोग बीमार हो गए हैं। ये सर्कल में जो आप मैडम को देख रहे हैं, ये हमारी ही तरफ आ रही हैं, क्योंकि इनके एक साथी की कम ऑक्सीजन और ठंड लगने की वजह से हालत ख़राब हो गई है और ये पीने का पानी लेने के लिए हमारे पास आई हैं। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, क्योंकि हम पानी की बड़ी कैन साथ में लेकर चल रहे हैं। इसके पीछे पीछे, बट लेफ्ट में, लेफ्ट दबा के ठीक ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी से मनाली होकर ले आने के लिए क्यों मना किया था। अब एक और थ्रिल से हम होकर गुजरने वाले हैं। इस नाले को पार करने वाले हैं जिसकी गहराई करीब 3 फीट तक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हमने नाला पार कर लिया है। इसे पार करने के चक्कर में हमारी गाड़ी की फ्रंट वाली नंबर प्लेट टूट गई है और इसका पता हमें अभी नहीं चला। वो तो हमने दूसरे दिन सुबह जब चेक किया तब पता चला कि हमारी गाड़ी की आगे वाली नंबर प्लेट गायब है। और ऐसा यहाँ से निकलने वाली कई सारी गाड़ियों के साथ होता है। ज़्यादातर गाड़ियों की नंबर प्लेट टूटी हुई या लटकती हुई मिलती है। ये सरचू का नाइट व्यू देख रहे हैं आप। सरचू जिसकी हाइट 4290 मीटर है, यानी 14,000 फीट। रात में यहाँ का टेम्परेचर हो गया है 1 डिग्री सेल्सियस। इस टेंट में हम लोग रुके हुए हैं। ठंड के चक्कर में हमने कैप और दस्ताने वगैरह पहन रखे हैं। ये रात में यहाँ पर टेंट के साथ लगे हुए होटल में हमने खाना खाया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया और AMS का खतरा मोल लिया 2 जनों ने। हमारा जिप्सा रुकने का प्लान था, लेकिन हमारे जो हवाई ड्राइवर हैं उनने काफ़ी लंबी गाड़ी खींच दी और हम कहाँ पे आके रुके? सरचू पे हमने स्टे किया, जो कि और 3500 मीटर की हाइट पर है। हाँ, 4500। और कल हम जब जिस्पा से होके निकल रहे थे तो हमारे 2 विकेट डाउन हो गए, जिसमें मैं भी था, क्योंकि वहाँ पे हाइट थी 5000 मीटर। तो उसकी वजह से हम लोगों को AMS का सामना करना पड़ा। उल्टी और दस्त की शिकायत हो गई हम लोगों को और दवाई लेके हमने काम चलाया। और अभी हम निकल रहे हैं लद्दाख के लिए। ये वो झोपड़ी है जहाँ पे हम रुके थे, और ये हैं हमारे दूसरे विकेट जो कल डाउन हो गए थे। अभी लेकिन फ़िलहाल ठीक महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ये होटल है, यहाँ पर हमने खाना खाया और ये शेरपा जी ने हमें बढ़िया खाना खिलाया। और ये वो टेंट हाउस है जहाँ पे हम रुके। इसमें हमने एक नए तरह का अनुभव किया। और ये हमारे पावरफुल पर्सन जो कल डाउन नहीं हुए। लेकिन सच बताऊं तो यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा गंदा था। अगर आप सरचू में रुकने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ में खाना लेकर चलें, क्योंकि अगर आपने यहाँ का खाना खाया तो आपकी हालत बुरी हो जाएगी। यहाँ सरचू में आप जो टेंट हाउस देख रहे हैं उन सब में सिंगल या डबल या 4 बेड वाले रूम्स अवेलेबल हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे भी नीचे चला जाता है, फिर भी ये टीन के टेंट हाउस गर्म रहते हैं। अंदर गर्म रहने का एक कारण और भी हमें पता चला। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इन टेंट हाउस में बेड के आसपास यहाँ के किसी लोकल जानवर के बालों को डिब्बे में भर के रखते हैं। इनका कहना है कि इससे गर्मी रहती है।
और कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता। अब हम चल पड़े हैं लेह के लिए। सरचू से लेह का डिस्टेंस 260 किलोमीटर है। रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत बुरी है, लेकिन इस बुरी स्थिति वाले रोड पर हमें कुछ ऐसे विदेशी सैलानी भी मिले जो केवल एक साइकिल और उस पर लगेज लेकर अकेले इन पहाड़ों में सफर कर रहे हैं। इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। जहाँ पर हमें गाड़ी में बैठे बैठे हालत बुरी हो रही है, वहाँ पर ये इतने कम ऑक्सीजन लेवल में साइकिल चलाकर ले जा रहे हैं। ग्रेट। और ये लोहे का बना हुआ पुल पार करते हुए, और अब हम पहुंचने वाले हैं घाटा लूप्स। सरचू से निकलने के बाद लेह तक पहुंचने के बीच में सबसे खतरनाक रास्ता। इस रास्ते पर टोटल 21 तीखे मोड़ हैं, जिन पर गुजरते हुए बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए। और इसी पहाड़ी पर चढ़ते हुए हमें एक पत्थरों से बना हुआ छोटा सा मंदिर भी नजर आया, जिसके सामने पानी की बोतलों का ढेर लगा था। लोग बोलते हैं कि ये यहाँ लूप्स के भूत का मंदिर है, और सकुशल यात्रा पूरी करने के लिए लोग इस भूत के मंदिर पर पानी की बोतलें चढ़ाते हैं। अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं और गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ये हम पांग पहुंच चुके हैं, जिसकी हाइट है 15,280 फीट, और यहाँ पहुंचने में हमें 12 बज गए, या यूं कहें कि हमारे 12 बज गए। इस रास्ते पर चलते हुए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये रोड जितना अच्छा दिख रहा है वास्तव में उतना अच्छा नहीं है। ये बहुत ही बाउंसिंग वाला रोड है, और खराब रास्ते पार करते हुए लोग बाग जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पहुँचते से ही वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, जो कि हानिकारक है। ये हम मूरे प्लेन्स को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से तांगलांगला 59 किलोमीटर दूर है। और ये लीजिए फिर से चढ़ाई शुरू हो गई। यहाँ पर रोड की कंडीशन काफी अच्छी दिख रही है। लगता है रोड अभी नई बनाई गई है। इन सड़कों पर चलते समय चूंकि आपको इन सड़कों का कोई आइडिया नहीं होता है, इसलिए अच्छा होगा कि आप वहाँ की किसी लोकल गाड़ी के पीछे चलते रहें। जैसे कि हम ये जम्मू कश्मीर नंबर वाली गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। ये लोग दिन रात इन रास्तों पर सफर करती है, इसलिए इन्हें कहाँ से और कितनी स्पीड से निकलना है वो अच्छी तरह मालूम होता है। तो ऐसी गाड़ी के पीछे रहने में फायदा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ पौधे गायब, हरियाली खत्म हो चुकी है। यहाँ पर चारों तरफ केवल पहाड़ नजर आ रहे हैं। और पहुंच चुके हैं हम वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पास तांगलांगला पर, जिसकी हाइट है 17,582 फीट यानी 5,328 मीटर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी कैसे गाड़ी में बैठ जाएं। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। और ये तांगलांगला का चारों तरफ का नज़ारा।
आर्मी ट्रक्स। अ बिग सैल्यूट टू यू गाइस, जो कि इतने बुरे वेदर में भी अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। और ये हम वापस नीचे आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर बर्फ गायब हो गई है और हमारे दाईं तरफ एक नदी चल रही है साथ में। ये सड़क के ऊपर जो आप पत्थर पड़े हुए देख रहे हैं, ये अभी ताजे ताजे गिरे हुए पत्थर हैं और यहाँ ये सिचुएशन कभी भी बन सकती है। थोड़ी बहुत हरियाली यहाँ पर नजर आती हुई। अब जो नदी थी वो हमारे लेफ्ट साइड में पहुंच गई है और सड़क की कंडीशन यहाँ पर बहुत अच्छी है। ये रूमस्ते में हम चाय नाश्ते के लिए रुके। रूमस्ते पहुंचते पहुंचते हमें 2:45 बज गए हैं। और हम आगे बढ़ चुके हैं रूमस्ते से। लेह की ओर जाते हुए आपको ज्यादातर आर्मी वाला इलाका मिलेगा और इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हमने यहाँ के जो आर्मी एरिया है उनको बिल्कुल भी शूट नहीं किया है। और ये हम लेह पहुंचने वाले हैं। यहाँ से लेह अभी करीब 15 किलोमीटर दूर है। शे और थिक्से मोनेस्ट्रीज इस जगह से पास में ही है, लेकिन अभी हमारी हालत खराब है, इसलिए हमने इन मोनेस्ट्रीज को देखने की बजाय ले जाकर आराम करना ही उचित समझा। क्योंकि लेह जैसे हाई अल्टीट्यूड एरिया में पहुंचने के बाद आपकी बॉडी को वहाँ के माहौल में ढलने के लिए करीब 1 से 2 दिन लगते हैं। और अभी गाड़ी में बैठे बैठे हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और हमारी पल्स बढ़ के चल रही है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है। लेह में BSNL का केवल पोस्टपेड नेटवर्क काम करता है और यहाँ पर जियो का नेटवर्क नहीं मिलेगा और आइडिया पोस्टपेड भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें एयरटेल की सिम लेकर काम चलाना पड़ा। लेकिन एयरटेल का नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा पुअर है यहाँ। लेह में केवल 4 महीने के लिए टूरिस्ट सीजन रहता है, बाकी के 8 महीने यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ होती है। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोकल लोगों को छोड़कर बाकी कोई भी यहाँ नहीं आता। ये हम पहुंच चुके हैं लेह में, जो कि 3500 मीटर्स यानी 11,480 फीट की हाइट पर है और इसे कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। यहाँ का एवरेज रेनफॉल है करीब 103 मिलीमीटर। और ये हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन यानी मोनालिसा गेस्ट हाउस पर। लेह में अगर आपको पैसे बचाने हैं तो होटल के बजाय गेस्ट हाउस में रुकें। इस गेस्ट हाउस के लिए हमने 2 रूम लिए हैं, दोनों डबल बेड हैं। दोनों रूम्स का चार्ज हमें 2000 रुपीज़ पर डे पड़ा। और ये हमारी यात्रा का 6वां दिन, सुबह के 9:15 बजे और यहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये फ्लाइट लेह आई है और उतरने की तैयारी में है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और पता की कि यहाँ पर लैंड होने वाली सारी फ्लाइट सुबह के 11 बजे तक ही आती हैं, क्योंकि उसके बाद का मौसम फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सेफ नहीं होता है, इसलिए लास्ट फ्लाइट 11 बजे यहाँ पर लैंड कर जाती है। और हमारे पास समय की कमी होने की वजह से हमने एक दिन रुक
कर अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज नहीं होने दिया और हम दोपहर के 1:45 बजे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पहुंच गए। यहाँ से हमने जो अलग अलग सर्किट्स हैं जिनके थ्रू हम लेह के आसपास वाली जगहों पर जा सकते हैं उनके पास बनवाए और हमने डिसाइड किया कि आज का दिन हम लोकल में घूमेंगे। तो सबसे पहले हम निकले स्पितुक गोम्पा टेम्पल के लिए। ये काली माता का मंदिर है जो कि लेह के सेंटर से करीब 8 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट के पास है। देखने लायक जगह है। और ये हम आ गए हैं हॉल ऑफ फेम की तरफ। हॉल ऑफ फेम एयरपोर्ट के पास में ही है और यहाँ से मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स अपनी प्रैक्टिस करते हुए आपको दिख जाएंगे। हॉल ऑफ फेम यहाँ पर मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। हॉल ऑफ फेम के सामने ही हमारे पुराने मिलिट्री वाहन रखे हुए हैं जो आप फोटो में देख सकते हैं। और ये है हॉल ऑफ फेम का मेन गेट और ये है हॉल ऑफ फेम के अंदर का नज़ारा। यहाँ पर वॉर गैलरीज, हीरो गैलरीज और में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में पाकिस्तानियों से छीने हुए हथियार यहाँ पर प्रदर्शन के लिए रखे हुए हैं। और अब हम आ गए हैं लेह पैलेस में। लेह पैलेस एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है जहाँ से आपको पूरे लेह का नज़ारा देखने को मिलता है। लेह पैलेस का एंट्री टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन है, लेकिन इस पैलेस में अंदर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ पत्थर का बना हुआ महल है जिसे आप बाहर से देख लें और थोड़ा बहुत घूम लें। अंदर इसमें कुछ भी नहीं है। और इस पैलेस के बगल में एक और ऊंची पहाड़ी पर एक और पैलेस बना हुआ है, लेकिन वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम यहीं से वापस लौट आए। तो लेह पैलेस देखने के बाद भी हमारे पास समय बचा हुआ था, इसलिए हम आ गए शांति स्तूप देखने। और यकीन मानिए बहुत बेहतरीन जगह है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज के दिन का हमने पूरी तरह सदुपयोग कर लिया है और लेह लोकल काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं खरदुंगला पास, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास होते हुए डिस्केट देखने। और डिस्केट के बाद कहाँ जाएंगे दादा? वापस नुब्रा वैली जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे और हम करीब 45 मिनट पहले ही लेह से निकले हैं। पायलटिंग चालू और पायलट फॉर्म में आ रहा है। ये रोड है खरदुंगला की ओर जाता हुआ।
अभी भी यहाँ से लेह दिखाई दे रहा है। और ये वो चेक पॉइंट है जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की थी। और ये हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास यानी कि खरदुंगला पास पर। बुलेट राइडर्स ने पूरा एरिया कैप्चर कर लिया है फोटो खिंचवाने के चक्कर में। और ये हमारे ईमैन अभिषेक जी बोर्ड के ऊपर ही चढ़ गए हैं। अब खरदुंगला टॉप से नीचे उतरने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं हम। और यहाँ से डिस्किट 75 किलोमीटर दूर है। खरदुंगला टॉप से 53 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद आपको दो रास्ते मिलेंगे। अगर आपको डिस्किट जाना है तो आपको बाईं ओर मुड़कर 22 किलोमीटर चलना होगा, और अगर आप पेंगोंग लेक जाना चाहते हैं तो दाएं मुड़कर 130 किलोमीटर चलकर पेंगोंग लेक भी पहुंच सकते हैं। तो हम मुड़ गए हैं डिस्किट के लिए और ये हम प्लेन एरिया में आ गए हैं। समय है दोपहर के 2:30 बजे और डिस्किट यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। शानदार नज़ारा। यहाँ पर प्लेन एरिया होने की वजह से एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए कई कैंप बने हुए हैं। और ये हम डिस्किट पहुंचने वाले हैं और ये डिस्किट के सैंड ड्यून्स। इन पर ऊँटों की सवारी करने के लिए लोग आते हैं। और हमने डिसाइड किया है कि डिस्किट को बाद में देखेंगे, पहले नुब्रा वैली होकर आते हैं। डिस्किट से 20 किलोमीटर आगे आने पर हमें नुब्रा वैली मिली, लेकिन अफसोस इस वैली के बारे में हम जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला। हम सोच रहे थे कि एक फूलों की घाटी होगी, काफ़ी हरियाली होगी, लेकिन हमें यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और सच कहूँ तो यहाँ पर आकर हम बहुत होपलेस हो गए हैं। तो मेरी सलाह है आपको कि नुब्रा वैली तक ना आए, केवल डिस्किट तक आए और वहीं से लेह के लिए वापस लौट जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। केवल ये कुछ पेड़ और थोड़ी सी हरियाली और बहता हुआ पानी अगर देखना हो तो बिल्कुल आप नुब्रा वैली आ सकते हैं। और यहाँ से वापस लौटते समय एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया जो यूट्यूब चैनल है की टीम से मुलाकात हुई और हमने एक यादगार फोटो लिया।
और ये हम पहुंच गए हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री के पास। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मैत्रेय बुद्धा की बहुत बड़ी सी स्टेच्यू। शानदार जगह है ये, यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतनी सुंदर स्टेच्यू, यहाँ आना तो बनता है। मैत्रेय बुद्धा की इस मूर्ति की ऊंचाई 35 मीटर यानी 110 फीट है और इस स्टेच्यू का फेस श्योक रिवर की तरफ है। इस रिवर के उस पार पाकिस्तान है। मैत्रेय बुद्धा की यह मूर्ति पाकिस्तान की तरफ हाथ जोड़कर शांति और भाईचारे का संदेश देती हुई लगती है। मूर्ति के दाईं तरफ डिस्किट मॉनेस्ट्री है, इसे डिस्किट गोम्पा भी कहा जाता है। ये नुब्रा वैली की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। और ये शानदार नज़ारा, पहाड़ों के बीच से श्योक नदी बहती हुई। अभी इसमें पानी काफ़ी कम है। और ये हम वापस आ गए हैं खरदुंगला टॉप पर और यहाँ पर रात के 7:45 बज रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी अच्छी खासी रोशनी है। यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री है और ऊंचाई काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर देर शाम तक उजाला रहता है और सुबह भी जल्दी हो जाती है। तो ये था हमारी लेह जर्नी का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट लेकर जल्दी ही लौटूंगा। बड़ी मेहनत से ये पार्ट तैयार किया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उन सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ हो।